हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 17 दिसंबर। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो जीएस विथ प्रेम के करंट अफेयर्स और जीएस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि जानते हैं, कल बीपीएससी मेंस का भी रिजल्ट आया है और साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश जो आयोग ने यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने यूपी लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी हाँ, यूपी लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और सबसे बड़ी बात, इस बार जो लेखपाल का सिलेबस है वहाँ से मैथ को लगभग हटा दिया गया है और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगभग, बाकी जीएस और कंप्यूटर 15 नंबर, 20 नंबर यूपी स्पेशल आज को ऐड किया गया है। तो आप लोग लग जाइए। लगभग 7-8 हज़ार वैकेंसी लेखपाल की हैं और बहुत अच्छा मौका है सभी के लिए। तो बाकी जीएस और करंट की तैयारी के लिए आप और यूपी स्पेशल की तैयारी के लिए आप हमारी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आपके लगभग सभी जीएस के क्वेश्चन और जो स्टैटिक जीके हैं, करंट के क्वेश्चन और प्लस जो यूपी स्पेशल हैं वो यहाँ से कवर करा दिए जाएंगे। तो आप लोग हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल हम लोग देखेंगे कि एनसीएईआर ने अपना महानिदेशक किसे नियुक्त किया है। जी हाँ, एनएसीईआर ने अपना महानिदेशक किसे नियुक्त किया है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सुरेश गोयल, ऑप्शन नंबर बी पूनम गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर डी तानु चक्रवर्ती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुरेश गोयल। जी हाँ, एनसीएईआर ने अपना महानिदेशक सुरेश गोयल को नियुक्त किया। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे, अगले स्लाइड पे देखेंगे। भारत के प्रमुख आर्थिक नीति थिंक टैंक संस्था ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने सुरेश गोयल को अपना पहला महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। उनका कार्यकाल 5 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साक्ष्य आधारित नीति निर्माण पर विशेष जोर दे रहा है। वह पूनम गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 2025 में समाप्त हुआ है। एनएसीईआर भारत की अगली आर्थिक थिंक टैंक संस्था है। सुरेश गोयल अग्रणी आर्थिक थिंक टैंक संस्था है। सुरेश गोयल नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट NHIT के पूर्व MD एवं CEO रह चुके हैं। उन्हें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च भारत की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित स्वतंत्र आर्थिक अनुसंधान संस्थानों में से एक है। यह केंद्र द्वारा सरकारों के नीति निर्माण को सहयोग देने के लिए उन्मुख अनुसंधान करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया कि NACER, जिसे हम नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च कह इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। महानिदेशक जो नियुक्त किए गए सुरेश गोयल जी को नियुक्त किया गया और वह पूनम गुप्ता जी का स्थान लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल देखेंगे। किस राज्य ने NH-45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की है। जी हाँ, NH-45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क किस राज्य ने शुरू की है। आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश राज्य ने हाल ही में NH-45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड पे। पर्यावरण संवेदनशील और संरचना विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-45 जो कि 11.95 किलोमीटर के हिस्से पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य पशु वाहन टक्करों को कम करना, साथ ही वन गलियारों से होकर सुचारू रूप से सड़क संपर्क सुनिश्चित करना है। यह सड़क नौरा देही वन्यजीव अभयारण्य और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के पास हिरण सिंदूर खंड पर स्थित है, जिसकी दूरी 60 किलोमीटर है। इसमें 15 वन्यजीव अंडरपास और सुरक्षा बाड़ भी शामिल है। इस परियोजना में टेबल टॉप रेड रोड मार्किंग्स द्वारा वाहनों की गति भी कम की जाएगी। जी हाँ, इस योजना में टेबल टॉप रेड रोड मार्किंग द्वारा वाहनों की गति भी कम की जाएगी। इस परियोजना को ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के तहत लागू की गई है।
इसकी कुल लागत 122 करोड़ रुपये आई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन जो देख लिया कि अब नेशनल हाईवे जो है मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 45 है, उसके किनारों पे वो वन्य जीव सुरक्षित सड़क व्यवस्थित की जाएगी, जिसमें उसमें एक साइड में एक ऐसी सड़क बनाएगी जिस पे केवल पशुओं आदि से संबंधित होगी, उससे पशु लोग वहाँ पे चलेंगे या चरेंगे, उनके लिए वह सड़क होगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि आए दिन देखते हैं हम लोग कि सड़कों पे आवारा पशु घूमते रहते हैं, जिससे तमाम दुर्घटनाएं होती हैं लोग। तो ये उसी के मद्देनजर रखते हुए यह अभियान शुरू किया गया है। तो हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के तीसरे सवाल पे। आज का तीसरा सवाल हम लोग पढ़ेंगे कि रवि रंजन को किस संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के पद पर नियुक्त किया गया। जी हाँ, रवि रंजन जी को किस संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी के पद पर नियुक्त किया गया है। उसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए HDFC, ऑप्शन नंबर बी SBI, ऑप्शन नंबर सी ICICI, ऑप्शन नंबर डी BOB बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी SBI। जी हाँ, SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर जो नियुक्त हुए हैं हाल ही में रवि रंजन जी। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार ने रवि रंजन को भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध महानिदेशक नियुक्त किया है। इस नियुक्ति की घोषणा 15 दिसंबर 2025 को की गई। सरकारी अधिसूचना के बाद औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SBI के नेतृत्व में जुड़े बदलाव देश की वित्तीय स्थिरता, ऋण वृद्धि, बैंकिंग सुधारों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्होंने विनय M टोन्से का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 30 नवंबर 2025 को समाप्त हुआ। रवि रंजन पहले SBI में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो और ISBI के बारे में थोड़ा जानते हैं कि SBI बोर्ड में एक अध्यक्ष और 4 प्रबंध निदेशक होते हैं। और SBI की जो स्थापना 1955 में हुई थी, और उसके हेड जो है श्रीनिवासलु शेट्टी जी हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने SBI के बारे में पढ़ा, और बाकी यहाँ देखा कि SBI के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हमारे हाल ही में किन्हें बनाया गया है, रवि रंजन जी को। तो ये हम नियुक्ति से संबंधित सवाल है, इसे आप लोग याद रखेंगे, हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलेंगे आज के अगले चौथे क्वेश्चन पे देखेंगे। आज का चौथा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्क्वाश विश्व कप पहली बार किस टीम ने जीत लिया है। जी हाँ, स्क्वाश विश्व कप जो हमारे भारत में हुआ उसको पहली बार किस टीम ने जीत लिया है। आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी हांगकॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भारत। जी हाँ, इस साल खेलों से संबंधित अगर देखा जाए तो भारत के लिए 2025 का जो साल रहा है बहुत ही स्वर्णिम साल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भारत ने लगभग बहुत सारी जो प्रतियोगिताएं हुई वर्ल्ड लेवल की, उसके सारे खिताब जीते। जैसे कि अगर हम पुरुषों की क्रिकेट में बात करें तो एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, बाकी ये सब ट्रॉफी जो 2024-25 मतलब 25 और 24-25 के अंदर में जीते। महिलाओं में वनडे विश्व कप जीता, बाकी ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप जीता, कबड्डी विश्व कप जीता, खो खो विश्व कप जीता, और इसी के श्रेणी में एक और विश्व कप पहली बार जो स्क्वाश विश्व कप है वह भी जो पहली बार हुआ था, और उसे भारत ने यहाँ पर पहली बार जीत लिया है। तो यहाँ पर इस जीत का सिलसिला हमारी महिलाओं की लड़कियों के द्वारा जारी है, उनका शानदार प्रदर्शन भी जारी है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो हमारे नोएडा में हुआ था उसमें भी भारतीय महिलाओं ने शानदार परचम दिखाया था और 20 पदक हासिल किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं, अगले स्लाइड पर देखेंगे। भारत ने खेल जगत में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने शीर्ष वरीयता प्राप्त हांगकांग को 3-0 से पराजित कर घरेलू दर्शकों के सामने शानदार प्रदर्शन किया है। यह भारत का दूसरा विश्व कप मेडल था। यह जीत 2023 में कांस्य पदक जीतने के बाद मिली है। जी हाँ, यह भारत का दूसरा विश्व कप मेडल था। इससे पहले बार 2023 में कांस्य पदक जीता था। स्क्वाश जो है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि स्क्वाश लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में पहली बार शामिल हो रहा है, और यह जीत भारत के मेडल जीतने की संभावनाओं को मजबूत करती है। जी हाँ, इस जीत से भारत के जो 2028 में जो कि क्रिकेट और के साथ स्क्वाश भी शामिल हो रहा है 2028 के ओलंपिक में, तो वहाँ पर पदक जीतने की संभावना अधिक प्रबल हो जाएंगी। और इसमें जो मुख्य खिलाड़ी हैं विश्व कप में, जोसन चिनप्पा हो गए, अभय सिंह, अनाहत सिंह जो कि सबसे कम उम्र की स्क्वाश खिलाड़ी आप लोग जानते होंगे। ये सब ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने अपने मैच यहाँ पर जीते हैं और ये सब शानदार प्रदर्शन भी करते हैं।
तो यहाँ पर हम लोगों ने चौथा क्वेश्चन पढ़ लिया जो कि स्क्वैश विश्व कप से संबंधित था, और इसे किसने जीता पहली बार? भारत ने जीता। इसे आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। तो 4 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब चलेंगे आज के कुछ फैक्ट पे चलेंगे, कुछ फैक्ट देखेंगे और करंट से संबंधित कुछ फैक्ट यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला फैक्ट है कि राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख नेता पूर्व सांसद रामविलास दास वेदांती का निधन मध्य प्रदेश के रीवा में हो गया। वो श्री राम जन्मभूमि के ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य थे। तो ये आप लोग इसे निधन में लिखेंगे। जी हाँ, ये जो कि राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख नेता थे, पूर्व सांसद भी रह चुके थे, रामविलास दास वेदांती जी। इनका निधन मध्य प्रदेश के रीवा में हुआ। वह श्री राम जन्मभूमि के ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य थे। अगला देखेंगे, महाराष्ट्र ने फुटबॉल प्रभाव के लिए प्रोजेक्ट महादेव की शुरुआत की है। जी हाँ, प्रोजेक्ट महादेव, इसे आप लोग याद रखेंगे। प्रोजेक्ट एक ऑपरेशन महादेव जो कि पहलगाम में चलाया गया था भारतीय सेना के द्वारा, और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट महादेव है जो कि इसका लक्ष्य 13 वर्षों से कम आयु के फुटबॉल प्रतिभाओं को पहचान करना, उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करना, विदेशी कोचिंग देना और खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास करना है। यह पहल जो है ये मित्रा, BSTF, WIFA तथा सिडको और खेल विभाग के सहयोग से की जाएगी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, हमारे एग्जाम में यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जुड़ियापारा में ग्राम उत्सव के दौरान बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य प्रदर्शन किया गया। यह नृत्य पारंपरिक रूप से बस्तर की डंडामी मड़िया जनजाति से मारिया और गौर मारिया कहा जाता है के द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इस क्षेत्र में बुद्ध देव और दंतेश्वरी माई जैसे देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। तो यह हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित था। इसमें आप लोग याद रखेंगे कि इसमें जो बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य है यह हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़ियापारा गांव में मनाया गया है, और यह डंडामी मड़िया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, और इसमें महिलाएं पुरुष दोनों भाग लेती हैं। तो हमारे एग्जाम में भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। फिर चलेंगे आज के स्टैटिक जीके के पोर्शन पे। चलिए हम चलेंगे आज के स्टैटिक जीके के पोर्शन पे। जी हाँ, स्टैटिक जीके आज वन लाइनर का क्वेश्चन हमारा डिलीट हो गया है लग रहा है, और चलेंगे हम आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला स्टैटिक जीके पोर्शन देखेंगे, स्टैटिक जीके पे चलेंगे। तो स्टैटिक जीके में आज हम देखेंगे कि मध्य साइबेरिया पठार। जी हाँ, हम पठारों की गणना कर रहे थे, पठार पढ़ रहे थे स्टैटिक जीके में। तो यहाँ पर मध्य साइबेरिया पठार जो हमारे रूस में है। अगला है लीबियाई पठार जो कि लीबिया मिस्र में है। फिर अगला है कोलोराडो पठार अमेरिका में है। पीडमांट पठार जो है ये भी हमारे अमेरिका में है। पेंटागोनिया का पठार जो अर्जेंटीना में है। गुयाना का पठार जो वेनेजुएला, गुयाना, सूरिनाम में है। मांटे ग्रासो का पठार जो ब्राज़ील में है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ पठारों के बारे में फिर डिस्कस कर लिया है। हमारे एग्जाम में मिलान के रूप में, फैक्ट के रूप में सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। बाकी कुछ जो पठार बचे हैं कल हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने पठार को देख लिया, तो स्टैटिक जीके का पोर्शन यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम लोग चलेंगे आज के लास्ट सेगमेंट पे, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द यहाँ पर वन लाइनर का फैक्ट हम यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर वन लाइनर भी करवा देते हैं आप लोगों को। वन लाइनर की जो PDF है, फाइल है जो आगे लग गई, पहले हम लोग देख लेते हैं। वन लाइनर के रूप में किस WWE रेसलर ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जॉन सीना। 2025 FIA यूरोपियन रैली चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो MRF टायर्स ने जीता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ? आंध्र प्रदेश ने। कैबिनेट ने न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए किस बिल को मंजूरी दी है? तो यहाँ शांति बिल को। जी हाँ, शांति बिल को कैबिनेट ने न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए शांति बिल को मंजूरी दी है। 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम KIUG 2025 का खिताब किसने जीता है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीत लिया है। भारत का पहला पावर म्यूजियम शहर किस शहर में बनाया जाएगा? तो हमारे बिहार के पटना में बनाया जाएगा। अगला देखेंगे किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य में शुरू होगा? तो उत्तर प्रदेश में शुरू होगा। विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 1971 में हुआ था ये। तो आज यहाँ पर हमने जो स्लाइड लगाई, ऑनलाइन की जो स्लाइड थी हम नीचे लग गई, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आप लोग इसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बाकी चलते हैं अब हम लोग आज के लास्ट सेगमेंट पे, और आज का लास्ट हम लोग सेगमेंट देखेंगे
क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो पहले हम लोग कल का उत्तर देख लेते हैं कि कल का उत्तर क्या था। तो कल का उत्तर हमने पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को मुंबई में यो ह्यूम के द्वारा की गई थी, तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में। जी हाँ, तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में इसकी स्थापना 1885 में 28 दिसंबर को हुई थी और ये ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसमें जो पहले अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी बने थे और इसमें कुल 72 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जी हाँ, इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने कल का उत्तर डिस्कस कर लिया। अब चलेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में। जी हाँ, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे तो आज का क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। जी हाँ, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी 1785, ऑप्शन नंबर बी 15 जनवरी 1784, ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी 1885, ऑप्शन नंबर डी 15 जनवरी 1884। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमारे इस कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आज का ये क्लास आप लोगों को ऐसा लगा, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं और हमारे चैनल को लोगों के बीच में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेखपाल की जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप करंट की, जीएस की प्लस स्टैटिक जीके और यूपी स्पेशल की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से आपको लेखपाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सब यहाँ पर डिस्कस होंगे और आगे जीएस का भी क्वेश्चन आने वाला है जो कि लेखपाल के लिए बूस्टर का काम करेगा। तो यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे साथ ही साथ जो लास्ट में हमने क्वेश्चन पूछा है उसका भी आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई करंट अफेयर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग। नमस्कार, जय हिंद।